नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम इंडिया गठबंधन के टूटते सपने, एकता की उम्मीदों पर लगातार हो रही चोट पर चर्चा करेंगे। कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अकेला चलो रे का ऐलान किया, तो आज बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच तनातनी के संकेत मिल रहे हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए परिवारवाद पर सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसके बाद आज लालू प्रसाद यादव की बेटी ने बिना नाम लिए नीतीश पर पलटवार किया। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव भी बैठक कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव विधायकों की तोड़फोड़ करें, इससे पहले नीतीश विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली आ रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद हैं। दिलचस्प ये कि उसी प्लेन से जेडीयू के नेता केसी त्यागी भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, यानी एक ही विमान पर दोनों सवार हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अब अगर गठबंधन टूटता है तो क्या फिर से नीतीश कुमार एनडीए का दामन थामेंगे? फिलहाल ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के बीच हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 4 राज्यों में लोकसभा की 210 सीटें हैं, 210, और इन राज्यों में इंडिया गठबंधन या तो बिखर रहा है या फिर बात बन नहीं पा रही है। पश्चिम बंगाल 42 सीटें, जहां टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। 2 सीटें ममता देना चाहती है, वो 10 मांग रही है कांग्रेस पार्टी। वहां वाम दल भी आज खुलकर कह रहे हैं कि अब कोई मामला बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार आई है 40 सीटें, जहां आरजेडी जेडीयू के बीच तनातनी चल रही है। अब इन दोनों को आपने मिला लिया, हो गई 82 सीटें। अब पहुंच जाइए 80 सीटें अकेली उत्तर प्रदेश में है। 82 प्लस 80 162 सीटें हो गई, जहां सीट बंटवारे को लेकर अभी तक सस्पेंस है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई बात नहीं बनी है। हालांकि आरएलडी को अभी से ही जयंत चौधरी को दे दिया है 7 सीटें अखिलेश यादव ने। महाराष्ट्र की 48 सीटें, अभी तक विपक्षी गठबंधन का सस्पेंस बना हुआ है। हाल ही में आपने देखा था कि संजय निरुपम, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने कह दिया था कि आखिर उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट इतनी सीटें क्यों मांग रहा है, उनके पास तो उम्मीदवार भी नहीं बचे हैं, सारे चले गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो वहां भी एक लड़ाई है। यानी कुल मिलाकर 210 सीटें ऐसी हैं जहां पर तनातनी तेज हो रही है। हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपनी दावेदारी क्यों नहीं छोड़ी। पिछले लोकसभा चुनाव में ममता की पार्टी को 43% से ज्यादा वोट मिले थे, कांग्रेस को सिर्फ 5.7%। यूपी समाजवादी पार्टी को 18.1% वोट मिले थे। जाहिर है अखिलेश यादव ये मानते हैं कांग्रेस को 6.4, और वहीं बीएसपी को 19.4, उनसे ज्यादा एसपी से। लेकिन चूंकि मायावती नहीं मिल रही है तो इधर न, इसीलिए कल से कहा जा रहा है न माया मिली न ममता। जाहिर है अखिलेश यादव की दावेदारी मजबूत है। बिहार आइए, जेडीयू को 22.3% वोट और आरजेडी को 15% से ज्यादा। लेकिन आपने देखा है किस तरह से ये 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन रहता है, बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस दोस्ती को तोड़कर बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करें। मोदी तो विकास का ब्यूगल फूंकता रहता है। हम सब की तरफ से ये राम भगवान जिनको 22 जनवरी को बीजेपी ने यूपी के बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद 2024 के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया और घर घर में इस नारे को पहुंचाने का प्रण लिया कि ये सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। उधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंची है, जहां वो न्याय का संदेश दे रहे हैं। न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी उसी पश्चिम बंगाल में है, जहां ममता बनर्जी ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इंडिया गठबंधन से मुंह मोड़ लिया है। ममता बनर्जी की पार्टी अधीर रंजन चौधरी को कटघरे में खड़ा कर रही है। डेरेक ओब्रायन ने कहा, बंगाल में गठबंधन के कारगर नहीं होने के पीछे 3 कारण हैं: अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी और अधीर रंजन चौधरी। कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की जिस तरह का वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के पूरे खिलाफ बयान देते हैं। जिस तरह की भाषा का वो उपयोग करते हैं एक 3 बारी के मुख्यमंत्री का, मुझे तो लगता है कि वो बीजेपी की भाषा में बात कर रहे हैं अधीर रंजन जी।
उधर इंडिया गठबंधन को जिस जमीन पर मूर्त रूप दिया गया, वहां महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश बाबू के बारे में कई तरह के कयास लग रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी ने सुबह ही शायराना अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। उन्होंने आगे लिखा, खींच जिताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही खो। लालू प्रसाद यादव की बेटी की तीसरे पोस्ट में लिखा गया, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने की करते रहे हैं बदतमीजी। नीतीश का नाम लिए बिना लालू प्रसाद यादव की बेटी की तरफ से गंभीर निशाने की जड़ में नीतीश कुमार का परिवारवाद पर किया गया वार है, जो उन्होंने बीते दिन किया था। सुनिए। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। लालू की बेटी के ट्वीट के बाद बवाल बढ़ गया। समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और बाद में हमारे नेता चौधरी चरण सिंह, वो परिवार की राजनीति में परवरिश के खिलाफ थे। डॉक्टर लोहिया को तो जवाहरलाल नेहरू जी से लड़ना पड़ा और बाद में इंदिरा जी से लड़ना पड़ा। जनता तय करती है कि प्रतिनिधि इस क्षेत्र का कौन होगा। कोई पिता तय नहीं कर सकता है कि मेरा पुत्र क्या होगा। विवाद बढ़ा तो लालू की बेटी ने अपने तीनों ट्वीट हटा दिए। दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक में वो पोस्ट है जिसमें लालू की बेटी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, दूसरी तरफ वो पोस्ट हटाए जाने का स्क्रीनशॉट है। तमाम सियासी हो हंगामे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड में होने वाला दौरा रद्द कर दिया है। 3 फरवरी को झारखंड के रामगढ़ में होने वाली रैली रद्द हो गई है। गौरतलब है कि 4 फरवरी को बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। उससे पहले नीतीश ने 3 फरवरी को झारखंड की रैली रद्द करके क्या संदेश दिया है? नीतीश कुमार जी का ये राजनीतिक कैरेक्टर रहा है। नीतीश जी जिसके साथ होते हैं उसके साथ दिखते नहीं है, जिसके साथ नहीं होते हैं उनके साथ दिखने का प्रयास करते हैं। नीतीश जी को लंबे समय से आप बिहार की राजनीति में देख रहे होंगे, वो किसी के नहीं है। कहीं नीतीश एनडीए में वापसी की तैयारी तो नहीं कर रहे? अगर नीतीश की एनडीए में वापसी होती है तो इंडिया गठबंधन की कमर टूट जाएगी, क्योंकि नीतीश ही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश करके विपक्ष में एकता वाला मरहम लगाया था। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी आरवी गुट के, हमारे साथ प्रियंका भारती कुशवाहा प्रवक्ता आरजेडी की जुड़ रहे हैं, रिजू दत्ता टीएमसी से जुड़ेंगे। गौरव भाटिया जी, नीतीश कुमार है, बदलाव की बयार है, दोनों राज्यों से लगता है ऐसी खबर आ रही है जिस पर आपके लिए हाथ सेकने का मौका मिल रहा है। वहां डेरेक ओब्रायन लिख रहे हैं कि एक ही वजह है अधीर रंजन, 3 वजह है अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। टीएमसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं और यहां पर लगता है जेडीयू आरजेडी में टकरार है। आप लोग हाथ सेक रहे हैं अच्छे से ठंड में? अंजना जी, मैं समझता हूं कि किसी की बस्ती जल रही है और आप जो है इस तरह से नमक डाल रही हैं और आप ताप ले रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, नाम था निकाह, और निकाह में एक गाना था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। और ट्रिपल तलाक हुआ है 2 दिन में। ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा क्या चली। आप देखिए, मिलिंद देवरा पहले चले गए, उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, और फिर से ट्रिपल तलाक हुआ। कैसे? ऐसे हुआ कि डेरेक ओब्रायन का बयान आया अंजना जी, उन्होंने कहा एक ही वजह है, प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी, वो इस तरह के बयान देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पंजाब से खबर आई कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कह दिया,
उन्होंने कहा हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें तो कांग्रेस चाहिए नहीं। और उसके बाद आज जो बिहार से खबर आ रही है, मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए नीतीश जी ने जो कल बात कही वो बहुत अहम है। राम काज हुआ, भव्य राम मंदिर आज आपका लहजा बदल गया है, लहजा बदल गया है। गौरव जी, आपको एक सेकंड के लिए टोक रही हूँ। पहले आप नीतीश कुमार, पलटू बाबू क्या क्या कहते थे, आज नीतीश जी कह रहे हैं। हम नहीं, कुछ निर्देश मिला है क्या पार्टी से? फिर से देखिए, आप हम लोगों से ऐसे प्रश्न पूछती हैं। मैं आपको बताऊं, पलटू चाचा किसने कहा था? तेजस्वी यादव ने। हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो बहुत आदर सम्मान करते थे, करते रहेंगे, विरोधी हो सकते, लेकिन जो मैं बड़ी बात कह रहा हूं, देखिए नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि घुटन महसूस कर रहे थे। वो क्यों? उन्होंने परिवारवाद की बात कही। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, मास्टर स्ट्रोक है ये, उनको जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। नीतीश जी ने कहा परिवारवाद, इसको समाप्त किया जाए। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया। अब तीर कहां लगा, देखिए सुनिएगा। पहला तीर लगा, 3 तीर गए इस बार भी। पहला तीर लगा लालू प्रसाद यादव को, जब उनको भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई हुई तो उन्होंने किसी और व्यक्ति को नहीं चुना, किसी पिछड़े को नहीं चुना, राबड़ी देवी को चुना। राबड़ी देवी रबड़ी खा गई। तेजस्वी यादव 10वीं पास नहीं है, उप मुख्यमंत्री है। तेज प्रताप यादव मीसा जो भारतीय है वो सांसद हैं, सबको मलाई दी। अब दूसरा तीर लगा कांग्रेस में। कांग्रेस तो वंशवाद की जननी है। 32 साल तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है वो रहे अध्यक्ष। अभी बड़ी मुश्किल से एक रिमोट कंट्रोल का अध्यक्ष मिला है। पीएम बनेगा तो परिवार से बनेगा। और सबसे दुखद बात क्या है, तीसरा तीर जो लगा है वो लगा है समाजवादी पार्टी को। जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं मिला। लेकिन दुखद ये है, सरदार पटेल को 41 साल बाद मरणोपरांत भारत रत्न मिला, और राजीव गांधी को उसी साल मिला जब उनकी मृत्यु हुई। क्या ये देश नहीं देखता है? अरे सरदार पटेल के पैरों की धूल कोई नहीं है, लेकिन उनको उचित सम्मान नहीं मिला। ये बड़ा सवाल नीतीश कुमार जी ने उठाया। दो आरोप, दो सवाल है उल्टा आपसे। एक तो मैं जानना चाहती हूं कि आज जो इतना नीतीश जी आप कर रहे हैं, तो ये सम्मान आप लोगों के मन में कौन से महीने में जागा? ये अभी का है या आज का ऑर्डर है? क्योंकि अब खबर आ रही है विजय सिन्हा भी जो एलओपी है वहां पर, उन्हें भी दिल्ली समन कर लिया गया है। आज सुबह तक सम्राट चौधरी खुलकर बोल रहे थे उनके खिलाफ में, नीतीश बाबू के, लेकिन लगता है सबको दिल्ली बुला लिया गया है। ये खबर देखिए, आपको बता दें एक और खबर इस वक्त आ रही है। देखिए बिहार में हलचल बहुत तेज है। विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं बीजेपी के, उन्हें भी दिल्ली बुला लिया गया है। पहले ही सम्राट चौधरी आ ही रहे हैं जो कि बीजेपी अध्यक्ष है वहां पर। क्या चल रहा है ये गौरव भाटिया अभी साफ स्पष्ट नहीं बताएंगे। लेकिन गौरव जी, आपने कहा परिवार, गांधी परिवार से ही पीएम बनता है। राजीव गांधी के बाद गांधी परिवार से कौन पीएम बना? ऐसा नहीं है कि उसके बाद सत्ता में ये नहीं आए। कौन बना पीएम? छोटा सा जवाब। आपको ये बात पता है अंजना जी, 55 साल सत्ता में रहे और उसमें से 40 साल परिवार का ही प्रधानमंत्री रहा। क्या ये गलत है? और मनमोहन सिंह जी कैबिनेट में ऑर्डिनेंस पास करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं नॉनसेंस और फाड़ देते हैं। तो जो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं वो तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थी ना। रिमोट कंट्रोल के प्रधानमंत्री बनाते थे। और एक और बात मैं बता दूं, भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो घमंडिया को खाए जात है। और आप जानती हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो खुद कांग्रेस का गांधी परिवार जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, और नीतीश कुमार पे आप 100 आरोप लगाएं, लेकिन आप भी मानेंगी कम से कम उन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। ये बात मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि कोई पलटने वाला है, उस सब पे मैं टिप्पणी करने के योग्य नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए और घमंडिया की गाड़ी में बॉडी है, स्टीयरिंग है, टायर है, डिक्की है, विंडशील्ड है, लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, लेकिन आज इतने सारे संकेत देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नीतीश जी, आपने कई बार कहा, अब आप कह रहे हैं कि कम से कम भ्रष्टाचार और वंशवाद के मामले में उन्हें टिक मार्क
सुरेंद्र जी ये संकेत बहुत दे रहे हैं, लेकिन आपके संकेत तो दीवार पे लिखे हैं सर, आपके संकेत तो साफ है, आप खुद ही आग लगा रहे हैं। डेरेक ओब्रायन ने लिखा है 3 वजह है, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। यहां पर बिहार में अगर खेल खराब हो रहा है दोनों के बीच में, आरजेडी और जेडीयू के बीच में, तो फिर बीजेपी को कब तक दोषी ठहराते रहिएगा? आग लगाइएगा इस ठंड में तो सब हाथ सेकेंगे उसमें। अंजना जी, हमारे यहाँ कोई आग नहीं लगा रहा है, ना आग लगी है। भारतीय जनता पार्टी एक फॉल्सहुड की शिकार हो रही है, और इस तरीके का फॉल्सहुड है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसमें एक बड़ा सा पुराना सा, आपको शायद पसंद भी है वो शेर, वो याद आ जाता है कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग, और करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। जो खुद वंशवाद की पैदाइश हैं वो आज वंशवाद का विरोध करते हैं। जो खुद झूठ की, अफवाह की, साजिश की पैदाइश हैं, आज वो खुद इस सारी चीजों की बात करते हैं। जो खुद परिवार, जिनके यहां भारतीय जनता पार्टी के जिस परिवार की भी शादी है, वो सारे के बच्चे परिवारों के हैं, उनको वो आज परिवारवाद की बात करते हैं। जिनके साथी सारे के सारे क्या नाम, रामविलास पासवान की पार्टी जैसे चाचा भतीजा वाली, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एक ही खानदान की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी एक ही खानदान की पार्टी, अनुप्रिया की पार्टी एक ही खानदान की पार्टी, ये जितने एनडीए के घटक दल हैं सारे एक ही खानदान की पार्टी के लोग हैं। वो आज वंशवाद पर हमें लेक्चर दे रहे हैं। हम तो एक बात कहते हैं ना कि आप लेक्चर दीजिए, आप परिवार के मूल को जानिए, शादी तो करिए, तब तो आपको पता चलेगा। नीतीश बाबू लेक्चर दे रहे हैं परिवार को छोड़ करके अरे गौरव भाटिया सामने धरा गए तो आप उनको पकड़िए, घेरिए, लेकिन ये लेक्चर आपको दे रहे हैं अभिषेक झा की पार्टी के नेता नीतीश कुमार दे रहे हैं ये ज्ञान। वो कह रहे हैं कि हमने कर्पूरी ठाकुर से सीखा, कभी परिवार वालों को नहीं बढ़ाना है, हमने नहीं बढ़ाया। तो आप ही लोग को कह रहे होंगे ना, आपको, लालू जी को। वो बात तो सुनिए ना, सुनिए क्या नाम, इसमें कहीं सैद्धांतिक रूप से कोई बात गलत थोड़े है, सैद्धांतिक रूप से तो सही बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अगर कर्पूरी ठाकुर पर भाषण देंगे तो नीतीश कुमार जी क्या भाषण देंगे? नीतीश कुमार जी क्या नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे? उस वक्त कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे। उन्होंने नहीं बढ़ाया अपने परिवार को, अपनी जगह पर है। और जितने परिवार चुने गए हैं वो क्या राजतंत्र में आए हैं या नागपुर से चुन करके आए हैं? एक सेकंड आपको सर, आपको अपनी बात पूरी करने दूंगी। एक बार तस्वीरें जरा दिखा रही हूं, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जयपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गणतंत्र दिवस के पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत वहां पर कर रहे हैं, और भव्य स्वागत ये देख रहे हैं आप, अभी तो जहां मैं हूं उनको भ्रमण करा रहे हैं वहां पर। जंतर मंतर उन्हें जाना था, मुझे लगता है वहीं की तस्वीरें हैं, और इसी के साथ पहले वहां पर मैक्रों पहुंचे थे। और फ्रांस और भारत के रिश्तों को आप देखें, इतने मजबूत रिश्ते हैं कि भारत ये कह सकता है कि विश्व में जितने भी देश हैं जिनसे भारत ने अपने रिश्ते बहुत अच्छे रखे हैं, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन फ्रांस जिस तरह से भारत के साथ खड़ा रहा है हर चुनौती में, वैसा कोई नहीं रहा है। परमाणु परीक्षण के बाद की घड़ी, जब देश में कई ऐसे साथ दिखने वाले मुल्कों ने भी सैंक्शंस लगाए थे, तब भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। कई सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन जब बात आती है रक्षा सौदों की तो वो पाकिस्तान से भी रक्षा सौदे करते हैं, अपने हथियार पाकिस्तान को भी बेचते हैं। लेकिन फ्रांस ऐसा नहीं करता। फ्रांस रक्षा सौदे सिर्फ भारत के साथ करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति आज जब जयपुर पहुंचे हैं, कल उन्हें यहां पर गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर विजय चौक पर रहना है, कर्तव्य पथ पर रहना है। उससे पहले आज की शाम जयपुर के नाम, जहां पर ये जंतर मंतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उन्हें ले जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात फ्रांस के साथ रिश्तों की यह है कि रूस के बाद अगर सबसे ज्यादा रक्षा सौदे और हथियार हम लेते हैं तो वो फ्रांस से ही लेते हैं। राफेल भी, इसी बीच मुझे सुरेंद्र जी याद आ गया। बहरहाल वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए, सवाल यह है, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि बड़ा हिस्सा आप बोल चुके हैं। सवाल यह है कि आग आप लोगों की अपनी है, नहीं। आप इसको इनकार करते रहिए। डेरेक ओब्रायन ऐसे ही ट्वीट कर देंगे। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है ना, वो कोई बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं, टीएमसी के बड़े नेता है, सांसद है, इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे हैं ममता दी की तरफ से। अंजना जी, हम तो मानते हैं कि हमारे अंतर्गत मतभेद है, हम तो मानते हैं हमारे यहाँ विवाद है,
लेकिन हमारे यहाँ विवाद का समाधान संवाद से है। हमारे रोड ब्रेकर्स हैं, हम तो मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो मानती नहीं। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज क्या नाम उनको कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दे रही है, हम भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना का क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने सब विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगा दी आदरणीय पटेल जी की, सरदार पटेल जी की। आज सरदार पटेल जी की मूर्ति को मध्य प्रदेश में बुलडोजर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? चूंकि पटेल जी से काम खत्म हो गया उनका। आज आप देखिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात नहीं करते। मुख्य मुद्दों को हटाने के लिए कभी कहेंगे सम्राट चौधरी। अरे सम्राट चौधरी के बारे में मैं खुलासा करता हूं आपसे। सम्राट चौधरी एनडीए छोड़ करके इंडिया में आने के लिए एप्लीकेशन लगाए हुए हैं नीतीश कुमार जी के यहां, मेरी निजी जानकारी है। ये सम्राट चौधरी आ रहे हैं दिल्ली, ये विजय सिन्हा आ रहे हैं दिल्ली। मैं तो आपसे कहता हूं कि आज की डेट में क्या नाम जो आपकी पार्टी है अपना रामविलास पासवान जी वाली, इसका या तो चाचा हमारे साथ रहेगा या भतीजा हमारे साथ रहेगा। इस पर कोई खबर नहीं चलेगी, आप पर ये कोई खबर नहीं चलेगी कि ओम प्रकाश राजभर को वाजपेयी जी ये जवाब देंगे। बना रखा वाजपेयी जी को वैसे पता नहीं, खुद ही पता होगा नहीं पता होगा। इनकी पार्टी में तो चाचा खेल कर देते हैं, भतीजा को पता नहीं चलता है। रुकिए को भी नहीं पता, अगर हम कुछ कहें पंडित जी को ज्यादा पता नहीं होगा। ठीक है, रुकिए एक बार गौरव जी इसका जवाब देते हैं, फिर अन्य मेहमानों के पास। कोर्ट का नोटिस भेज देंगे। ये खुद ही नहीं पता कि चाचा की पार्टी इनके साथ है कि भतीजे की पार्टी है। ठीक है गौरव जी जवाब दे दीजिए छोटा सा, फिर अन्य मेहमान। बटे हमारे मतभेदों में लड्डू बांट रहे। अरे भाई लड्डू बांटने दीजिए हमारे मतभेदों में। हम तो एक हैं, नेक हैं, विवाद को समाधान करेंगे संवाद से। अब शांत कराइए ना अंजना जी, यही तो इनकी परेशानी है। बोलिए। बड़े चैनल पे क्या बैठ जाते हैं, चुप ही नहीं होते। धन्यवाद। देखिए निजी जानकारी, मेरी निजी जानकारी भी है। ठीक है सुरेंद्र जी शांत कराइए प्लीज। अब जवाब अंजना जी शांत कराइए। गौरव जी जल्दी से। हाँ, उड़ती हुई चिड़िया तो ये भी बताती है अंजना जी कि प्रियंका वाड्रा गांधी अर्जी लगाए हुई हैं, वो भी पार्टी छोड़ना चाहती है कांग्रेस। प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही हैं कि मुझे सम्मान नहीं मिलता है, मेरा भाई जो योग्य नहीं है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन ये निजी जानकारी, चिड़िया उड़ के क्या बोलती है, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए आज सवाल ये होना चाहिए, कांग्रेस को मिल रहे हैं झटके क्योंकि राहुल गांधी है थोड़ा हटके। अरे क्या जोड़ा, कैसा न्याय, क्या ये नहीं पूछा जाएगा? आप बताइए, जिस दिन भारत तोड़ो अन्याय यात्रा शुरू हुई अंजना जी, मिलिंद देवरा जी साथ छोड़ गए। हाँ, क्योंकि अभी गौरव भाटिया की बारी है, इसके बाद में जवाब लूंगी, उनको पूरा करने दीजिए। एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। मैंने आपका हाथ देख लिया है, शाउटिंग मैच नहीं सब। गौरव जी पूरा कीजिए, मैं ले लूंगी आपका जवाब, मेरा वादा है। हाँ गौरव जी। धन्यवाद अंजना जी। देखिए सब ये सवाल पूछ रहे हैं, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा से क्या जुड़ा है और किसको न्याय मिला है। पहला दिन याद करिए, मिलिंद देवरा छोड़ के चले गए। उसके बाद आइए, एक ममता बनर्जी की घोषणा होती है, वो कहती है हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। फिर भगवंत मान का मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे। और इसके साथ साथ अब जो बिहार में हो रहा है वो भी हर कोई देख रहा है। इसी तरह से जब घमंडिया बना, मत भूलिएगा अंजना जी, बिहार में जो हो रहा है उसी तरह से अजीत पवार जी छोड़ के आ गए थे। और प्रफुल्ल पटेल का बयान है, मेरा नहीं, उन्होंने कहा ये जो सारे लीडर्स मिलते हैं आपस में घमंडिया में, ये लोग तो चाय बिस्कुट खाते हैं, सैंडविच चिकन होना चाहिए, छोले भटूरे आए कि नहीं आए, ये लोग कभी देश की बात नहीं करते। हंसी आ रही थी, ये उनका वक्तव्य है। ये क्या दर्शाता है कि आज मोदी जी के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि सबको यकीन है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी जरूरी है। और 2024 में जो जीत होगी वो जीत भी मोदी जी की होगी, तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये स्वाभाविक है, हर कोई नीतीश बाबू भी जुड़ना चाहते हैं, आकर्षित होता है। गौरव जी नीतीश बाबू भी जुड़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है अंजना जी। अंजना जी आज तक की कसम खा के कहता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। राजपूत जी। दो चीजें मैं बड़ी साफ कहता हूं कि जब चैनलों पे निजी बात आती है अंजना, तब खराब लगता है। ये बड़े चैनल और छोटे चैनल और कोई आदमी कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरीके की भाषा का जब इस्तेमाल होता है तो ये पता चलता है कि किसका वंश कैसा है।
वंशवाद की तो बात छोड़ दीजिए। खैर, जो लोग हमें घमंडिया कहते हैं अंजना जी, उन्हें एनडीए का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ये कोई खराब भाषा नहीं है, नंगे दलालों का अलायंस है, नंगे लाल दलाल अलायंस। अगर हम इसको ऐसा कहें तो अच्छा लगेगा इनको। तीसरी बात, अब मुद्दे की बात करते हैं कि जहां निजी जानकारियां और जिस पर बात इस समय आपके चैनल पर हो रही है, क्या नीतीश कुमार ने किसी को कहा है कि वो छोड़ करके जा रहे हैं? क्या लालू प्रसाद जी ने कोई भाषण दिया है? क्या नाम राहुल गांधी जी ने दिया है? जब आप इस पर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी अपनी जानकारियों पर बात आएगी। ममता दी ने लेकिन ऐसे बोला नहीं है। सुरेंद्र जी, नीतीश कुमार जी ने कल भी कहा, परसों भी कहा, हमेशा कह रहे, रोज वो सफाई देंगे आपको। ममता दी ने लेकिन बोला मुझे है ऐसा लगता है कि जब इस तरीके की भाषा का देना। इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अन्य मेहमानों के पास जल्दी जल्दी करते हैं। छोटी छोटी टिप्पणी जल्दी से आपके साथ अभिषेक झा जी शुरू करते हुए बता दीजिए, नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? परिवारवाद का वो ज्ञान क्या वो लालू प्रसाद यादव को और इधर सोनिया गांधी को दे रहे थे या राहुल गांधी को, किसको दे रहे थे? एक परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की जरूरत नहीं है मीना जी। नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी अपनी कार्यशैली के विषय में बताया। हमारी पार्टी परिवारवाद और वंशवाद में विश्वास नहीं रखती है। जिस तरह से कर्पूरी जी ने अपने परिवार के सदस्यों को कभी आगे नहीं बढ़ाया, नीतीश कुमार जी ने भी वही कहा। हमारा अलायंस हो सकता है कि डिफरेंट पार्टीज के साथ हो, जहां परिवारवाद या वंशवाद का क्वेश्चन मार्क पुट फॉरवर्ड कर सकती है, इसका जवाब वो लोग दें। हमारा कोalition इश्यूज पर होता है। अगर सबकी विचारधारा एक ही हो जाए तब तो अलग अलग पार्टियां क्यों रहे, एक ही पार्टी। ठीक है, झा जी एक सेकंड झा जी को एक सेकंड मेरे साथ दिखाई। झा जी, क्या आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको आज पैड और हेलमेट लगा के इसलिए उतारा गया है कि आप समझा दे देश को कि नीतीश बाबू और लालू जी के बीच में कोई खटपट नहीं है? कोई खटपट नहीं है, तिलक उलक लगा के बैठे हैं आज आप? नहीं, मैं एक पूजा समारोह में भी था 3 बजे, उसके बाद तो लगातार टीवी डिबेट्स पर हूँ। तिलक लग जाने के बाद मिटाने में अच्छा नहीं लगता है, खुद मिट जाए तो अच्छा है, वरना एक बार तिलक लग गया तो लग गया। कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। नीतीश जी और लालू जी का संबंध कोई आज का नहीं है, वर्षों पुराना। खटपट है या नहीं है ये बताइए ना। खटपट जैसी कोई बात नहीं, खटपट क्यों रहे? आज भी कैबिनेट की बैठक होती है, आज भी डिप्टी सीएम उसमें होते हैं, सभी मंत्री रहते हैं, नीतीश कुमार जी है और सब लोग फैसला करते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है अंजना जी। विश्लेषण हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर बैठक कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ तो क्या इसमें बड़ा घट गया? अगर राष्ट्रीय जनता दल कोई बैठक कर रहा है, बीजेपी के लोग अगर दिल्ली जा रहे हैं तो बीजेपी के लोग बताएंगे ना। हम इसमें क्या बता सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? नीतीश कुमार जी ने एक भागीरथी प्रयास किया, आप सबने देखा है कि विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित। दृश्य जो सामने आ रहे हैं जना जी, मैं एकदम जवाबदेही के साथ कह रहा हूं कि चाहे वो पंजाब से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, दृश्य चिंताजनक है गठबंधन। नीतीश जी चाहते थे समन्वय बने और समन्वय के साथ सब लोग चुनाव लड़े। कौन है इस लड़ाई का विलेन? कौन है? किसकी वजह से नहीं हो रहा है? देखिए, राजनीति में ये कोई विलेन और हम टीवी शो के विलेन तो मैंने ऐसे बोला, मतलब विलेन से मेरा मतलब है कि किसकी वजह से नहीं हो रहा भाई, शब्द मत पढ़िए। खेल किसकी वजह से बिगड़ा? अब ठीक है, अब बताइए। ममता दी तो कह रही है कांग्रेस, अधीर बाबू कह रहे हैं। हमने हमेशा इस बात को कहा है कि विपक्षी गठबंधन जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा घटक दल है और विभिन्न प्रदेशों में वो लोग चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही ज्यादा है कि भाई चीजें समन्वय के साथ विभिन्न प्रदेशों में हो जाए। हमारे घटक दल अगर नाराज है तो बैठकर बातचीत हो जाए, और समय ऐसे ही जाया हो रहा है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा कि अभी साझा कार्यक्रम जरूरी, इंडिविजुअल कार्यक्रम तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं बहुत दिनों से, तो चीजें कहीं ना कहीं है कांग्रेस पार्टी के पाले में, उन्हें चीजों को उसका समन्वय स्थापित करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने प्रयास बहुत। सुरेंद्र जी आपकी तरफ ही उंगली उठा रहे हैं और आपकी तरफ भी प्रियंका जी, मैं दोनों से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद वाजपेयी जी जल्दी से जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी कह रहे हैं परिवारवाद पर अगर वो ज्ञान दे रहे हैं आज नीतीश कुमार, तो आपकी जो पार्टी है अरविंद जी, वो भी तो प्राइवेट लिमिटेड है, फैमिली प्रॉपर्टी। देखिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारा मानना परिवारवाद पे बड़ा गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, नीतीश कुमार जी ने भी कहा और भी लोगों ने बहुतों ने कहा है, लेकिन उसमें एक बारीक लाइन खींचनी पड़ेगी आपको अंजना जी, क्या? और ये देश की जनता को भी समझना है कि अगर भ्रष्टाचारी परिवार है तो वो देश की राजनीति के लिए और देश के लिए कैंसर के समान है, लेकिन अगर परिवारवाद पाक साफ है तो उसमें किसी को क्या ऐतराज होगा? ये क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। देखिए इस तरह के जो आरोप लगेंगे, मान लो मेरा बेटा है,
अगर वो वकालत करता तो किसी को क्या एतराज है उससे। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के साथ लिप्त है तो गड़बड़ है मामला। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको ज्यादा जानकारी है हमारे बारे में, तो इस बात को भी समझ लीजिए। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी भी बेल पे हैं, सोनिया गांधी भी बेल पे हैं, खड़गे साहब भी बेल पे हैं, गौरव जी लालू प्रसाद यादव जो है वो चारा घोटाले में। गौरव जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस पे मुस्कुराएं या ना रोए। नहीं, गौरव जी क्या क्यों? गौरव जी का बड़ा क्लियर है मामला। गौरव देखिए गौरव जी और हम वकालत करते हैं, हम लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। हमारा मानना ये कि परिवारवाद की इस रेखा को क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो परिवारवाद खतरा है लोकतंत्र के लिए। क्या उच्च विचार है? क्यों, इसमें बताइए क्या ऐतराज है? अरे अच्छा आप बताओ ना क्या ऐतराज है। आपको वेलकम करते हैं। अपनी पार्टी को देख लीजिए, पूरा फैमिली ट्री बना हुआ है ना। ऐतराज तमाम क्षेत्रीय दलों की यही हालत है। पार्टी की जगह फैमिली ट्री बना रहता है, कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं। अंजना जी प्लीज सर, प्लीज वाजपेयी जी, परिवार पूरा ट्री होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। वाजपेयी जी, ये देखिए, ये मामले को इतनी आसानी से नहीं टाला जा सकता। चलिए, परिवारवाद की जो आप आरोप लगाते हैं विपक्षी लोग खास तौर से, उनको इस मतभेद को समझना होगा, इस डिफरेंस को समझना होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल हमारे परिवार का नहीं है, सवाल इस बात का है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है और उसके लिए कौन जिम्मेवार है। प्रियंका जी, 15 साल लालू प्रसाद यादव ने राज किया, 18 साल से नीतीश बाबू बैठे हैं। आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, प्रियंका जी जवाब दीजिए। और नीतीश बाबू अगर परिवारवाद पर बोल रहे हैं, बार बार 3 बार उन्होंने सेंटेंस को रिपीट किया तरह तरह से, क्या वो परिवार, क्योंकि रोहिणी जी ने ही ट्वीट किया जो कि लालू जी की बेटी है, लेकिन फिर डिलीट कर दिया ट्वीट, समझ नहीं आई बात। वो ट्वीट दिखा दीजिए, पैकेज में भी लगा था। हाँ बोलिए प्रियंका भारती। जब आप ट्वीट की बात कर रहे हैं तो वो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए था नहीं। और दूसरी बात, जिस समय वो भ्रम पैदा किया गया कि नीतीश जी के खिलाफ, उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर लिया। और रही परिवारवाद की बात, किसके लिए किया था? अब किसी के लिए भी क्या होता होता आप रोहिणी जी से बेहतर पूछ सकती हैं। अब वो व्यक्ति विशेष के लिए तो था नहीं। और रही परिवारवाद की बात, तो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय गौरव भाटिया जी परिवारवाद की बात करते हैं। वो उनके पिताजी क्या थे, वो क्या करते थे, ये तो खुद उनको भी मालूम है, तो वहां वंशवाद उनको नहीं दिखेगा। और रही परिवारवाद की बात, तो जब लीडर नीतीश कुमार हैं और वो वहां के सूबे के मुखिया हैं, तो वो तो जो विपक्ष में रहेगा उसके परिवारवाद की बात करेंगे ना, कि अपने ही महागठबंधन दल में कोई है तो उसके परिवार के बारे में बात करेंगे। वो बात हो रही थी चिराग पासवान की, वो बात हो रही थी राजभर जी की, वो बात हो रही थी अनुप्रिया पटेल की, वो बात हो रही थी सिंधिया परिवार की, वो बात हो रही थी इनफैक्ट योगी जी के चाचा जी की। तो परिवारवाद का पूरा टॉर्च जला के ढूंढने निकलिएगा ना, तो सबके परत उतर जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। तो राजनीति होती है, राजनीति में तो मुझे परिवारवाद समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि राजनीति में तो जनता चुन करके भेज रही है। असल परिवारवाद तो यहाँ जो पीछे के खाने से भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जय शाह जी कौन से मेरिट से वहां पर गए थे, तो ये होता है परिवारवाद। जहां चुन के जनता नहीं भेज रही है, यहाँ राजतंत्र नहीं चल रहा है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता जिसको चुनेगी वो बैठेगा, जिसको ढकेलेगी वो उतर जाएगा। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। परिवारवाद पर एक पाठ उन्होंने आपको भी पढ़ाया, जवाब दीजिए गौरव जी। हाँ, बिल्कुल मेरी बहन है और ये वाजपेयी जी हमारे साथी हैं। देखिए आप समन्वय देखिए, आपने मुझ पे टिप्पणी करी, कैसे बड़े भाई के नाते वो आ गए मुझे बचाने। अगर ये घमंडिया के 2 घटक दल होते ना तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरी बहन है, आपने कहा कि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ अधिवक्ता थे, मैं सर्वोच्च न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता बना। अब इसमें परिवारवाद कहां से आ गया, योग्यता आई। लेकिन जो मुझे पता है, राबड़ी देवी 5वीं फेल थी और 5वीं फेल थी तो भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जो तेजस्वी यादव है वो 10वीं पास से ही है, उप मुख्यमंत्री है। और सुनिए, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता, BA LLB, उसके बाद भी आप मुझ पे सवाल उठा रही हैं, इसी को चाटुकारिता कहते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, घमंडिया की हालत ये है अंजना जी, सब लोग वेंटिलेटर पे हैं, बल्कि ये कहा जाए घमंडिया वेंटिलेटर पे है तो भी गलत नहीं होगा। वेंटिलेटर एक और बीमार अनेक। कांग्रेस बीमार, TMC बीमार, आप बीमार, RJD बीमार और वेंटिलेटर एक। अब देखिए मई तक कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। दूसरी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो जब निर्णय लेते हैं वो ऐतिहासिक होता है। प्लीज
अंजना जी, इनको रिक्वेस्ट है, बीच में मेरी मत बहन, बोलिए, छोटी बीच में बहन, मत। बारी बारी गुस्सा मत हो प्लीज, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, मत गुस्सा थूक दीजिए। नहीं, हमारे मिठास धन्यवाद। प्रेम की राजनीति अंजना है। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी, चलिए बोलिए अंजना जी प्लीज, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो फैसले लेते हैं ना, विरोधी भी मजबूर हो जाते हैं कि उसका समर्थन करें और साथ खड़े और तारीफ करें। मैं आपको दिखाता हूं, और ये राजनीति होती है, ये इच्छा शक्ति होती है, ये स्पष्टता होती है विचारों की। भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर जी को, विरोध नहीं कर पाए कोई, क्योंकि उचित था। महिलाओं को आरक्षण दिया, संविधान संशोधन हुआ, कांग्रेस पार्टी भी विरोध नहीं कर पाई। उसके बाद राम मंदिर भव्य बनाया, जो कहते थे भगवान राम काल्पनिक होगा अंजना जी, वो भी कहने लगे नहीं ये तो ठीक है। अरविंद केजरीवाल भी ढोंग करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। और अंत करूंगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण देना, फिर से संविधान संशोधन किया। ये भी सबने कहा कि हम समर्थन करते हैं। ये लोग घटक दल होके एक दूसरे को गाली देते हैं। मोदी जी के काम इतने श्रेष्ठ हैं, इतने उत्तम हैं कि ये विरोधी हो के भी उसका समर्थन करते हो, तारीफ करनी पड़ती है। ठीक है, इससे पहले कि आप जवाब दें इसका, एक बार रिजू दत्ता जी को दिखा दीजिए। रिजू जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं ऑल इज वेल, डेरेक ओब्रायन लिख रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। कहां है अटका मामला? क्या वापसी का रास्ता खुला है? बीते दिन दीदी ने कहा था कि अब कुछ नहीं होगा, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या कोई रास्ता, दरवाजा खुला हुआ है? मैं सारा चीज क्लियर कर देता हूं अंजना जी। देखिए, कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी जी में बहुत अच्छा रिश्ता है, जो कभी बदलेगा नहीं। दूसरा, कांग्रेस के साथ हमारी कोई बहस नहीं है, ना दुश्मनी है। कांग्रेस को हम ऑल द बेस्ट कहते हैं कि वो 300 सीटों में बीजेपी को हराए। पर जहां बंगाल का मुद्दा आता है, वहां पर मैं एकदम सीधी तौर पे आपके चैनल पे आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहला अलायंस मीटिंग, इंडिया अलायंस का मीटिंग हुआ था जून 2023 में। जून 2023 से 19 दिसंबर 2023 तक 180 दिन तक तृणमूल कांग्रेस बैठी रही, सिर्फ ये सोच के कि सीट शेयरिंग का मुद्दा आएगा। 31 दिसंबर तक जब सीट शेयरिंग का डेट दिया गया था, ये तय किया गया था, जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब मौजूद थे जिस मीटिंग में। रिजू जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ तस्वीरें अब जयपुर की दिखानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन दोनों इस वक्त रोड शो कर रहे हैं जयपुर की सड़कों पर, और दोनों तरफ ही आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका, ये मुख्य बाजार है वहां का, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए गुजर रहे हैं जयपुर की सड़कों पर। चावड़ी बाजार का ये पूरा इलाका है। राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जंतर मंतर भी गए थे। इस बार खास मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भारत आए हुए हैं, लेकिन दिल्ली आने से पहले वो जयपुर पहुंचे हैं, जहां पर दोनों तरफ देखिए आप, पोस्टर्स लगे हुए हैं दोनों के। भारत और फ्रांस के रिश्ते बेहद मजबूत, अगर आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीतिक कूटनीतिक रूप से देखें तो मोदी और मैक्रोन का ये रिश्ता एक बार फिर एक प्रचंड रूप से आपको जयपुर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मोदी मैक्रोन का ये रोड शो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ जो कल होना है, बड़ा उत्सव पूरे देश का। लेकिन उससे पहले आज की शाम जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा रक्षा क्षेत्र में। रूस के बाद अगर कोई मुल्क है, देखिए इंडो फ्रांस फ्रेंडशिप की बात वहां कर रहे हैं। ऐसे दृश्य हैं जिन पर केवल फ्रांस और भारत की निगाहें नहीं। जब रक्षा सौदों की बात होती है तो रूस के बाद फ्रांस ही वो मुल्क है जिससे हम सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पर्सनल लेवल पर भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और ये है जयपुर की जनता। जब अभी हाल में भी चुनावों के वक्त वहां पर प्रधानमंत्री गए थे तो इसी इलाके से गुजरे थे और जबरदस्त उनका रोड शो हुआ था। एक बार फिर आज वो राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ एक झलक पाने के लिए और इसीलिए हम लिखे राफेल स्पीच से दोस्ती की उड़ान, क्योंकि राफेल सौदा भी फ्रांस के साथ ही भारत ने किया है। और ये जयपुर की सड़कों पर गुजरते हुए दोनों का काफिला लोगों के हुजूम से भरे हुए और
प्रधानमंत्री की काफी लोकप्रियता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावों के दौरान गए थे तो इसी इलाके से उनका रोड शो हुआ था, जबरदस्त रोड शो हुआ था। यहीं पर वो हनुमान मंदिर भी है जहां पर करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये आतंकी हमले हुए थे, धमाके हुए थे और वहीं से पीएम ने अपना रोड शो शुरू किया था। आज एक बार फिर से जब गणतंत्र दिवस के पहले आज की शाम वहां पर गए। इससे पहले इमानुएल मैक्रों ने जो तमाम हस्तकला राजस्थान की है उन सबको उन्होंने देखा और उसके बाद अब वो पीएम से मिले, जंतर मंतर गए और उसके बाद ये रोड शो अभी आपको जयपुर की सड़कों पर यूं दोनों का निकलता हुआ दिखाई देगा। राफेल सौदा भी हमारा फ्रांस के साथ हुआ है और इसी के साथ साथ रक्षा सौदों के साथ अगर आप देखें तो कूटनीतिक तौर से, रणनीतिक रूप से भारत का रिश्ता फ्रांस के साथ बहुत मजबूत और विकास को एक साथ ले जा करके अपने परमाणु परीक्षण के दौरान जब कई मुल्क पूरे विश्व के भारत के खिलाफ खड़े थे, सैंक्शंस लगा रहे थे, तब भी फ्रांस टिका रहा। कई सारे ऐसे देश हैं जो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं लेकिन पीछे से रक्षा सौदे पाकिस्तान के साथ भी करते हैं, लेकिन फ्रांस इकलौता मुल्क है जो हर मोड़ पर पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ा है और रक्षा सौदे यहाँ पर भारत के साथ ही करता है। आप देख रहे हैं इशारों से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों सबको वेव करते हुए बीच बीच में अपनी तरफ से प्यार का, स्नेह का इजहार भी करते हुए, और उनकी ये कोशिश है कि जो लोग दोनों तरफ सड़कों पर खड़े हुए हैं, हवा महल से जहां पर इस शोभा यात्रा का समापन होगा, हवा महल पर बताया जा रहा है इस शोभा यात्रा का समापन होगा। ये पूरा जो रास्ता है मंदिर से लेकर सीधा ये रास्ता जाता है बड़ी चौपड़ की तरफ और बड़ी चौपड़ पर ही हवा महल है और मुझे लगता है शाम का भव्य नजारा हवा महल का जरूर देखेंगे राष्ट्रपति मैक्रों। अमृतपाल सिंह, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मोदी मोदी के नारे वहां पर आपको सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई है। अभी 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद से ये रोड शो पीएम का राजस्थान में होता हुआ। भारत का भविष्य, चाहे वो डिफेंस की बात हो, और अगर आप इस नजरिए से भी देखें तो विदेश से आने वाले ज्यादातर पर्यटक अगर 2-3 जगहों का देश में रुक करते हैं तो उनमें से एक है आगरा ताजमहल देखने, एक है काशी जहां पर वो मानते हैं कि एक आध्यात्मिक अनुभव उनको होता है, तो राजस्थान की अपनी एक जगह है। और फ्रांस से आने वाले जो सैलानी हैं उनके लिए बहुत लोकप्रिय जगह है राजस्थान। जयपुर में अगर ब्लू पॉटरी आप देखें, वहां पर मिरर वर्क देखें, बंधेज का काम देखें, जो रंग बिरंगे वहां पर वस्त्र मिलते हैं, उन सब को लेकर बहुत पसंदीदा जगह राजस्थान है फ्रांस से आने वाले सैलानियों के लिए। और बहुत हैरत की बात नहीं है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ये चुना कि आज जब वो गणतंत्र दिवस के पहले आज की शाम भारत के किसी हिस्से में घूमना चाहते थे तो ये अनुभव वो जयपुर में ही राजस्थान में ले रहे हैं। बहरहाल प्रगाढ़ ये रिश्ता, मजबूत ये दोस्ती, ताकत इसका रक्षा सौदों से भी मिलता हुआ, लेकिन इसी के साथ कूटनीतिक रूप से भविष्य में एक जबरदस्त साझेदारी दोनों मुल्कों के बीच में। कल गणतंत्र दिवस पर हमारे मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। देखते रहिए आज।